Assalamu alaikum dear students. Now we are going to discuss chapter 2, that is limits and continuity. लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये याद रखें कि जब भी हम कैलकुलस की बात कर रहे होते हैं तो कैलकुलस का एक अपना नाम है इनफाइनेटेसिमल कैलकुलस। तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। जबकि जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन को चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव को डिफाइन करने की तरफ हम जाएंगे इस चैप्टर 2 के अंदर। क्या है? रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट टू कर्व। जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट टू द कर्व। क्योंकि हम जब भी डेरिवेटिव का नाम लेते हैं तो इन दोनों में से मिलते जुलते नाम हम डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं। तो पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्या चीज? इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को बोल्ड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ओके। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखें कि जब हम स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो स्पीड होती है। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा है कहाँ पे जी? ये रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी से। ये फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो इस फार्मूले को ज़्यादा बेहतर वे से आप लोग ऐसे देखते हैं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है जिसके अंदर चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो नीचे x2 माइनस x1 की बजाय हमें क्या लिखना चाहिए? t2 माइनस t1, यूं लिख लें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी को ओवर t2 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये देखें, अ रॉकेट ब्रेक्स लॉस फ्रॉम द टॉप ऑफ टाल क्लिफ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो स्पीड क्या होगी? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ फॉल, पहले 2 सेकंड के दौरान। अब यहां पर ये जो चीजें लिखी गई है ना, दोनों की दोनों ये चीजें लिखी हैं, तो क्या लिखी हैं? वाई। वाई क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डिस्टेंस एट फाइनल टाइम माइनस डिस्टेंस एट इनिशियल टाइम। तो डिस्टेंस होता है हमारे पास s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी से भी हमारे पास आ रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस इन फीट्स एंड टाइम इन सेकंड्स। तो हमारे पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू है या जो हाइट की वैल्यू है वो क्या है? वो 16 इंटू टू स्केयर, 16 मल्टीप्लाई बाय टू स्केयर, ये हमारे पास फाइनल डिस्टेंस है, माइनस ये इनिशियल डिस्टेंस है जब टाइम इक्वल टू 0 था, ओवर फाइनल टाइम आफ्टर 2 सेकेंड। और ये इनिशियल टाइम हमने लेट सपोज जो है वो 0 लिया हुआ था। और अगर वो कहे टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक तो फाइनल टाइम 2 सेकेंड है और इनिशियल टाइम 1 सेकेंड है। ओवरऑल 2 सेकेंड का कहे तो इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 2। और अगर फर्स्ट से सेकंड सेकंड तक की बात करें तो इसका मतलब इनिशियल टाइम जो है वो 1 है और फाइनल टाइम जो है वो 2 है। अच्छा जी,
ये इन वर्ड्स उसने लिखा हुआ है, अ मैन अ मूविंग बॉडीज एवरेज speed during a time interval is found by dividing the distance covered by the time elapsed। यानी कि अगर एवरेज स्पीड मालूम करना चाह रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर किया है वो ओवर टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड, इसके लिए फार्मूला क्या है, y उसने दे रखा था ना हमें कि जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जो y है वो 16t² है। तो 16t² में हमने टाइम की जगह पे ये कवर डिस्टेंस का ये अगर फार्मूला था तो उस कवर डिस्टेंस में 16 इंटू t² की जगह पे टाइम की जगह पे 2 पुट कर दिया है और 0 पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 सेकंड का कवर डिस्टेंस है, ये हमारे पास फर्स्ट से सेकंड सेकंड के दरमियान जो कवर डिस्टेंस है। अच्छा, एवरेज स्पीड का हमें पता चल गया कि वो होता है y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1। ये एक और फार्मूले के फॉर्म में भी उसने लिख दिया कि अगर इनिशियल टाइम t0 है और फाइनल टाइम t0 प्लस h है तो यहाँ पे t0 प्लस h पुट होगा, यहाँ पे t0 और नीचे ये h नहीं अकेला, ये दरअसल क्या है, ये है t0 प्लस h, ये फाइनल टाइम माइनस t0। इन ट्रू सेंस ये इस तरह है, लेकिन जब ये एक दूसरे में से माइनस होंगे तो t0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t0 से कैंसिल आउट होगा तो वो कैंसिल होके सिर्फ h बच जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। ये तो हो गया एवरेज स्पीड का। लेकिन अगर हम इसी एवरेज स्पीड के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, जो हमारा असल कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड का एवरेज रेट ऑफ चेंज का किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है फंक्शनल वैल्यू एट फाइनल पॉइंट माइनस फंक्शनल वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट ओवर फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और जो स्लोप होती है, स्लोप भी हमारे पास इसी जैसा कॉन्सेप्ट है कि स्लोप किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट जब फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या काम करते हैं, स्लोप या टेंजेंट है वो भी यही रिप्रेजेंट करती है कि स्लोप का फार्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सेकेंड स्लोप जो है बेसिकली। तो इंस्टेंटेनियस, अच्छा स्लोप में और टेंजेंट लाइन के अंदर ये है सेकेंड स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं दोनों चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करने लगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ फार्मूलाज की बात करूंगा आप लोगों के साथ कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना y2 माइनस, ये मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ, ये आ गया फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1। तो इसका सादा मतलब ये है कि आप किसी एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट तक पहुंचे हैं, लेट्स सपोज ये रहा, ये कर्व बनी हुई है साइड पे, कि इस पॉइंट से चले इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, ये दरअसल क्या है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है। लेकिन जैसे जैसे ये इंटरवल छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं और कहां तक पहुंच जाएं कि ये इंटरवल इतना छोटा हो कि जो लाइन नजर आ रही है वो लाइन हमें टेंजेंट लाइन नजर आना शुरू हो जाए। ये रही, ये तो ब्लैक लाइन है वो जो सेकंड लाइन थी, और ये जो डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रही है गुलाबी से रंग में, ठीक है, पिंक शेड में, तो ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट लाइन जो हो जाएगी ना, जब ये सिर्फ एक पॉइंट में से पास करके गुजर रही है, तो वो जो सीकेंट स्लोप थी ये y2 माइनस वाई वन ओवर t2 माइनस t1, यही किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 y2 माइनस वाई वन ओवर t2 माइनस t1। तो अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट में। तो याद रखें जब भी आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखते हैं सिर्फ, तो वो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन होता है, और जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाती है तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग वो कंप्लीट डेरिवेटिव का नाम देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का। तो एक बात हमें पता चल गई कि स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट
और जब तक ये लिमिट अप्लाई नहीं होती तब तक ये एवरेज रेट ऑफ चेंज रहता है, और जब उस पर लिमिट अप्लाई हो जाती है तो वही एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ यही बात आप लोगों ने करनी थी, सिर्फ इतना सा काम कि आप लोगों को एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला या इसका नाम पता होना चाहिए था, ठीक है ना। अभी तक हमने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर से, सिर्फ इसकी डेफिनेशन, हम एक्चुअली डेरिवेटिव की डेफिनेशन लाने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड लिमिट लॉज की तरफ। रेट ऑफ चेंज से देखें, आप लिमिट ऑफ अ फंक्शन पे जा रहे हैं। लिमिट क्या चीज है? ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू वन के करीब इसका बिहेवियर क्या है? अब आप पहले तो ये देखें कि अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं ना, तो इसका कोई आंसर आपको मिलता नहीं, क्यों? एक्स इज इक्वल टू वन पे ये डिफाइन नहीं है। तो फिर क्या एक्स इज इक्वल टू वन पे आप लोग लिमिट वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इसके करीब बिहेवियर क्या है वो तो ढूंढ सकते हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? उसका तरीकाकार है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में कन्वर्ट करें। एक्स माइनस वन कैंसिल आउट करके एक्स प्लस वन जो बच गया सिर्फ, अब इस एक्स प्लस वन पे वैल्यूज पुट करते रहे। 0.9 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.9, 1.1 पुट करेंगे तो 2.1, चलते 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 वन तक चले गए। अब हो क्या रहा है? वन से थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि वन पे तो आंसर नहीं ना दे रहा था ये हमें। हमें एक बात पता चली कि वन से थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो आंसर 1.9, वन से थोड़ा सा आगे आते हैं तो 2.1, वन के और करीब आते हैं तो हम टू के करीब आ जाते हैं, वन से थोड़ा सा आगे रहते हैं तो टू से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। सादा अल्फाज में हम ये कह लेते हैं इसको देख के कि जितना हम वन के करीब आ रहे हैं हमारा आंसर टू के उतना ही करीब आ रहा है। तो हम लिखते हुए लिमिट के, जब ये करीब आने का कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे x वन को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे f ऑफ x टू को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे x वन को अप्रोच कर रहा है, देखें वन के जितना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर टू के उतना ही करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम कहते हैं कि ये यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें पता चल गया कि वन पे हमारे पास क्या चीज है। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि अगर ये फंक्शन था तो इस फंक्शन की वन पे वैल्यू नहीं आएगी, वन पे हॉलो बॉल बनेगी, क्योंकि वन पे डिफाइन नहीं। हाँ, बाकी जगहों पे बिहेवियर एक्स प्लस वन वाला है। यूं इसको कहे ये फंक्शन एक्स जब वन नहीं है तब तो ये वाली वैल्यू पुट होंगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जब वन हो ना, वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं ऊपर वाला, तो वन पे आप नीचे वाली डेफिनेशन कह दें कि इसका आंसर वन होगा, तो वन पे हॉलो बॉल हो जाएगी ऊपर वाले ग्राफ में पूरे में। लेकिन वन पे तो आंसर आता ही नहीं था, वन पे अब उसने आंसर कह दिया कि वन पे अगर आंसर वन है तो वो वाला आंसर नीचे वन को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, सो दैट के इसको आप लोगों ने ना सॉलिड फॉर्म में जस्ट राइट कर दिया। अब जब अकेला, अब देखें देखने में इसको भी जब आप लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो ये भी एक्स प्लस वन बना था, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू के लिए बना था, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट नहीं की थी। अब अगर सिर्फ एक्स प्लस वन हो तो एक्स प्लस वन में तो आप तमाम की तमाम वैल्यूज जो कि पुट कर सकते हैं, इस वजह से ये पूरी लाइन बनेगी और यहाँ पे भी सॉलिड बनेगा। क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर वाला मसला था कि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड ना हो जाए, वो वाला मसला खत्म हो गया, तो हमारे पास फंक्शन जो है एज इट इज आ गया पूरे का पूरा सॉलिड बॉल के साथ। अच्छा, इसी तरह अब आ जाते हैं हम लिमिट के एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये हमेशा आपको एक्स नॉट देगा, ठीक है ना। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स जो है ये हर पॉइंट पे डिफाइन होगा, जो वैल्यू पुट करेंगे उस पर वही आंसर। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के है तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, जिस वैल्यू पे भी निकालेंगे आंसर आपको के ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने इसको चेक करना है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं जी हम आगे। ये क्या चीज है? ये है कि जब जब जीरो से, ये सिर्फ ज्यादा जो अब काम चल रहा है ना इसका ग्राफ से मुतल्लिक है,
क्योंकि इसके अंदर जो जस्टिफिकेशंस दी गई है ना कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ऐसी है जिसमें ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ग्राफिकली बहुत ज्यादा चीजों को बताया गया है। क्या है वो? ये है जी कि आप देखें यहां से, अभी तक हमने सिर्फ क्या एक डेफिनेशन पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन पढ़ी, और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी होता है, और अगर उस पर लिमिट अप्लाई हो जाए तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाता है। तो स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट में ये फर्क होता है। तो अब ये ग्राफ था हमारे पास कि जब आप जीरो से पीछे पीछे हैं तो आंसर जीरो, ये देखिए बोल्ड लाइन जीरो आ रही है। जब जीरो पुट करना है तो आंसर वन, तो वन पे नीचे हालो, क्योंकि जीरो इसमें नहीं पुट होगा, ऊपर वाले में पुट होगा, तो सॉलिड वो आ गया। और उससे आगे आगे वन 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 वन, तो ये उसी तरह चलता रहेगा। वन ओवर एक्स का ग्राफ ये आप लोगों ने पहले बनाया था, लेकिन जीरो पे डिफाइन नहीं होता था। जीरो पे अब उसने खुद से कह दिया कि जीरो पे इसका आंसर जीरो लेना है, तो आप जीरो पे सॉलिड बार लगा दें कि जीरो पे आंसर जीरो है, बाकी हर जगह पे फंक्शन वन ओवर एक्स है। तो ये डेफिनेशन इस टाइप से आप लोगों को मिल सकती है। साइन वन ओवर एक्स का ग्राफ बहुत ही ज्यादा बार ये आप लोगों से पूछा जाता है कि साइन वन ओवर एक्स का जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, और ये वन, कभी भी ये याद रखें, जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। जीरो पे आप उसने खुद कह दिया कि जीरो पे आप इसको जीरो ले लें, ऊपर वाली डेफिनेशन, लेकिन वन ओवर एक्स का साइन वन ओवर एक्स कम से कम डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो अगर पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ये अब इन सब का जो है ना बिहेवियर इन वर्ड्स बताया है कि इस ग्राफ का क्या नाम है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम यूनिट स्टेप फंक्शन है। इसकी वैल्यू जीरो से पीछे पीछे रहेंगे तो आंसर जीरो रहेगा। जैसे ही अगला इंटीजर आया, जीरो आया, फौरन आंसर वन हो गया, और उससे आगे जीरो या जीरो से आगे इसका आंसर वन रहता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन इसको बोलते हैं। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन भी है। दूसरा जो है, जो कि हमारे पास साइन वन ओवर एक्स था, तो सॉरी वन ओवर एक्स था अकेला, इट ग्रोज टू लार्ज, जब ये जीरो के करीब पहुंचता है तो ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है कि पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, और इधर से जब जैसे जैसे आए तो वैल्यू इतनी कम होती है कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो जीरो पे डाइवर्ज कर जाते हैं इनके। और दूसरा जो है साइन, ये भी जब जीरो के करीब आता है तो ये इतना ज्यादा ओसिलेट करता है कि जीरो के करीब इसकी लिमिट नहीं आती, या फंक्शंस वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा ओसिलेट करती है प्लस वन और माइनस वन के दरमियान। तो किसी एक नंबर के करीब इसकी वैल्यू नहीं आ सकती जब जीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो मतलब जीरो के करीब इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। फिर कुछ लिमिट से रिलेटेड रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? कि जब लिमिट अप्लाई होती है किसी भी फंक्शन पे, और वो दोनों अगर फंक्शन ऐड हो रहे हो, तो जब उनके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई हो जाएगी। यानी कि एफ ऑफ एक्स पे भी लिमिट अप्लाई होगी जिसका आंसर एल आ जाएगा, जी पे भी अप्लाई हो जाएगी जिसका आंसर एम आ जाएगा, माइनस पे भी यही होगा। मल्टीप्लीकेशन में के अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो के बाहर आ जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट आ जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उसी तरह लिमिट आ जाएगी, पावर है या स्क्वायर रूट है तो लिमिट के भी पावर और स्क्वायर रूट उसी तरीके से साथ साथ जो है वो अप्लाई होते चले जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यूज द ऑब्जर्वेशंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ के इज इक्वल टू के। ये है ना एक्स क्यूब, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पे मालूम करें, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सी पुट कर दें। डिनोमिनेटर में है, जहां जहां एक्स है वहां पे सी पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अलग अलग सब पे लिमिट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद एक तो ये प्रोसीजर हो गया जिसमें आप लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई भी। दूसरा प्रोसीजर ये होगा कि अगर कोई पोलिनोमियल है तो पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां पे सी पुट कर दिया, जहां जहां डिनोमिनेटर है उनमें एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया। ये तो वही चीज आ गई ना दोबारा से। अगर ऊपर वाली टर्म जीरो हो रही है लिमिट पुट करने से तो कोई बात नहीं, जीरो आ जाए, जीरो के नीचे कुछ भी आ गया आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी बिल्कुल अलग से आ गई, एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर अल्जब्रैकली, के बाजुकात अल्जब्रैकली जीरो डिनोमिनेटर होता है, किसी भी टर्म के नीचे जीरो बन रहा है, लेकिन
ऊपर और नीचे दोनों ही जीरो बन रहे हैं। किसी भी टर्म के ऊपर जीरो बन जाए ना तो आंसर जीरो आता है, किसी भी टर्म के नीचे जीरो हो जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ही जीरो हो जाए तो फिर इसका मतलब को गड़बड़ है, फिर हमें कुछ और हल उसका सोचना पड़ेगा। अब उसका हल क्या सोचेंगे? उसका हल ये सोचना हमने कि देखें ये चीज है ना, अब इसमें ऊपर वन पुट करें, 1 + 1 - 2 आंसर जीरो आ गया, और नीचे भी आंसर जीरो आ रहा है। ये तो जीरो ओवर जीरो हो गया, अनडिफाइन हो गया। वन पुट करते हैं तो फिर हमें क्या करना है भाई? फिर हमें ये करना है कि हम ऊपर वाले के फैक्टर्स बना लें, नीचे भी कुछ कॉमन ले लें। देखें x-1 इसमें कॉमन आ गया, x-1 क्या आ गया? ऊपर और नीचे वाले टर्म्स में कॉमन आ गया, ये भी और ये भी, दोनों को कैंसिल कर दें तो ऊपर बच गया x+2, नीचे बच गया x। अब आप लोग इसमें वन पुट करके देखें तो आंसर 3 आ रहा है। आप इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लिमिट वैल्यू जो है ना वो 3 है। लिमिट वैल्यू निकालने के लिए आप लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग से कर सकते हैं। अच्छा, जब ग्राफ बनाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा ग्राफिकली? क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ग्राफिकली वैसे बता रहा हूं कि जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ दोनों का एक जैसा ही होगा। किस किस का ग्राफ बना हुआ है ये मैं आपको बता दूं। पहले तो ये ग्राफ बना हुआ है x² + x - 2 ओवर x² - x का ऊपर वाला, और नीचे वाला x+2 ओवर x का, इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक की वैल्यू वन के ऊपर डिफाइन नहीं है, वन के ऊपर हालो बाल है। और ये अगर फंक्शन है, जब कैंसिल कर लेते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं तो फिर वन के ऊपर वैल्यू निकल आती है, वो जो कि 3 आई है। तो जब आप पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उस जगह पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन नीचे जब बनाएंगे जो कि सिंप्लीफाई करके आया है तो तब वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ऊपर जो है हमारे पास है फंक्शन जो कंप्लीट था, जिस पे फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं थी। अच्छा, बाजुकात ऐसी भी होता है कि 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है लेकिन स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा हो। तो हमें, जैसे मैंने कहा था कि लिमिट वैल्यू 0 ओवर 0 थी, तो उससे जान छुड़ाने का एक तरीका ये था कि आप लोगों ने कुछ कॉमन ले लिया था, कुछ चीजें कॉमन ले ली थी। तो अब भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि आप लोग क्या करें, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स जब भी आ जाए तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से आप लोग मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड कर दें, या सेम स्क्वायर रूट वाले टर्म ले लें, सेम टर्म्स x² + 100 का स्क्वायर रूट और 10, लेकिन दरमियान में माइनस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लें। इसको प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लें। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a² - b² नीचे बन जाएगा, सॉरी ऊपर, तो ऊपर x² बच गया, नीचे x² से कैंसिल आउट, मतलब इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे ना, ये देखें ऊपर ये टर्म्स हैं, सेपरेट सेपरेट दिखा देता हूँ टर्म आपको, कि ये a है सारे का सारा, ये b है, इसी तरह ये a है, ये b है, एक a+b बन गया और एक a-b बन गया। ठीक है ना? तो दोनों के अंदर अब आपने करना ये है कि आप गौर से देखें, जब पहले वाले स्क्वायर रूट का स्क्वायर लूंगा तो x² + 100 बच जाएगा, और 10 का स्क्वायर लूंगा तो 100, 100 100 से कैंसिल, तो x² बच गया, सिर्फ x² को x² से कैंसिल कर दिया, तो 1 ओवर x² + 100 + 10। अब लिमिट अप्लाई कराएं इस पे। अब जब लिमिट अप्लाई कराएंगे ना तो x² या 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 100² 10, 10 + 10 20, तो 1 ओवर 20। इसका मतलब ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ये टेबल बना हुआ, कि आप इसमें 0 पुट करते थे तो आंसर नहीं आता था, लेकिन अगर 1, 0.5, 0.1, 0.01 आप लोग जैसे जैसे 0 के करीब आते जा रहे हैं, इसका आंसर वैसे वैसे देखें 0.5 के क्या होता जा रहा है, करीब होता चला जा रहा था। अच्छा, देखने में तो यहाँ पे 0.5 के करीब हो रहा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं नंबर तो वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, 0 के करीब हो रहा है। तो ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस जो होंगे, आप लोगों ने क्या करना है, दो मुख्तलिफ लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो असल लिमिट कौन सी आएगी इसकी, जो आप लोग इस तरीके से रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो उससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा। अच्छा, ओके, फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सैंडविच थ्योरम है। अगर ऐसा कोई इशू हो ना, जब
तो अगली चले मैं मीटिंग जब जैसे स्टार्ट करूंगा ना, तो पहले आप, बल्कि मैं एक्चुअली अनम्यूट इस वजह से नहीं करता